तो दिस इज द नेक्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज जिंक। जिंक जो प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, ऑब्वियसली बाकी सारे एलिमेंट्स की तरह वो भी आयन के ही फॉर्म में प्रेजेंट होगा, दैट इज Zn2+ आयन। न्यूट्रिएंट फंक्शंस की अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या क्या इसका रोल होता है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इन द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफन। अब मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिप्टोफन क्या होता है, ठीक है। तो जब हम ट्रिप्टोफन की बात कर रहे हैं, तो ट्रिप्टोफन इज अ टाइप ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक का मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, ओके तो यहाँ पर एरोमेटिक का जो मतलब होता है, दैट इज अ केमिकल कंपाउंड दैट लिबरेट्स अरोमा, जिसमें से खुशबू आती हो किसी पर्टिकुलर तरीके की। अब हाँ, हमेशा वो खुशबू हो दैट इज नॉट नेसेसरी, बट इट शुड हैव अ स्पेसिफिक ओडर, तो वो एरोमेटिक होता है। और अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ, तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो सब एरोमेटिक नेचर के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड जो होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड के सिंथेसिस में हमें कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिंक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब अगर जिंक आपने यूज किया फॉर सिंथेसाइजिंग ट्रिप्टोफेन, तो ट्रिप्टोफेन का आगे क्या काम होगा, एक तो प्रोटीन बनाने का काम होगा, दूसरा इंडोल एसिटिक एसिड बनाने में इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी प्रीवियस लेक्चर में IAA के बारे में। दिस इज अ टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन जिसको हम ऑक्सिन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिंक जो होता है, दैट इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेटेलोएंजाइम्स। मेटेलोएंजाइम्स का मतलब है जो कि मेटल के प्रेजेंस में ही काम करें। तो ऐसे ही एक एंजाइम का एग्जांपल आपके सामने है, दैट इज डीहाइड्रोजिनेसेस, ओके। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट रोल प्ले होता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेस नाम का जो एंजाइम होता है, ये स्पेसिफिकली किसके प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, जिंक के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। अगर वहां पर जिंक प्रेजेंट नहीं होगा, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस का जो फंक्शन है वो एफिशिएंटली वहां पर नहीं चलेगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन सिम्टम इज इंटरवीनल क्लोरोसिस। इंटरवीनल क्लोरोसिस कल भी यूज किया गया था, आज भी मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि सपोज दिस इज अ लीफ इन फ्रंट ऑफ यू, तो इस लीफ के अंदर इस तरीके से आपको कुछ लाइंस दिखती हैं, और इन्हीं लाइंस को हम वेन्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर वेन्स। तो इनके बीच में आपको यहाँ क्लोरोसिस मतलब कि येलो स्पॉट दिखाई देगा वेन्स के बीच में, और येलोइंग इनके बीच में होगी। तो दिस टाइप ऑफ क्लोरोसिस इज कॉल्ड एज इंटरवीनल क्लोरोसिस। कहाँ दिखाई देगा, यंग लीव्स में दिखाई देगा। जिंक डेफिशिएंसी जो होती है, इससे बेसल पोर्शन ऑफ द लीफ पे येलो बैंड्स भी बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। वेजिटेबल क्रॉप्स अगर आप देखेंगे, मतलब सब्जी भाजी देखेंगे, तो वहां पे कलर चेंज दिखाई देता है। अब ये जो कलर चेंज है, येलो कलर का हो सकता है, या कभी कभी वो पर्पलिश कलर भी ले लेता है। देन मॉटलिंग दिखाई देगी। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ मॉटलिंग, कल की क्लास में हमने क्लोरोसिस देखा था, कल की क्लास में नेक्रोसिस देखा था, तो वहां पर हमने मॉटलिंग भी पढ़ी थी। व्हाट इज वाज द मीनिंग ऑफ मॉटलिंग, मॉटलिंग का मतलब क्या सीखा था, पैचेस। यस, वेरी गुड कुणाल। जो भी सिम्टम आपको दिखाई देगा, जो भी कलर चेंज आपको दिखाई देगा, वो कलर पैचेस के फॉर्म में दिखाई देगा, स्पॉट्स के फॉर्म में दिखाई देगा। दैट वाज द मीनिंग ऑफ मॉटलिंग, ठीक है। मॉटलिंग का मीनिंग था वो। सिट्रस प्लांट्स में अगर आप देखेंगे, तो इंटरवीनल क्लोरोसिस होता है, बट इरेग्युलर या रैंडम पोजीशंस पे होता है, इट इज नॉट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। इसके अलावा फ्रूट फॉर्मेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है व्हेनेवर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। लेग्यूमिनस क्रॉप्स अगर आप देखेंगे, तो उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी,
इंटरवीनल क्लोरोसिस तो होता ही होता है, चाहे आप पुरानी पत्तियों को देखें या आप नई पत्तियों को देखें। डेड टिश्यू जो होता है दैट ड्रॉप्स आउट ऑफ द क्लोरोटिक स्पॉट, इसका मतलब ये है क्लोरोसिस विल बी फॉलोड बाय नेक्रोसिस। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? लास्ट वाला जो यहाँ स्टेटमेंट है उसका आसान सा मीनिंग है दैट क्लोरोसिस विल बी फॉलोड, मतलब उसको फॉलो करेगा कौन? बाय नेक्रोसिस। पहले क्लोरोसिस होना स्टार्ट होगा और बाद में वहां पे नेक्रोसिस भी होगा, तभी तो टिश्यू डेड होगा, हाँ या ना? ठीक है, इसमें तो मुझे आई गेस हाँ या ना पूछने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग। टिश्यू डेड तभी होगा जब वहां पर नेक्रोसिस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो यहाँ सिम्टम्स में आप लोग क्लोरोसिस तो देख ही पा रहे हो, बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि ये जो पत्तियां हैं क्लोरोटिक हैं। इस पत्ती में कौन सा क्लोरोसिस है? बार बार जो हम देख रहे थे, इंटरवीनल क्लोरोसिस। ठीक है, हमने बार बार ये शब्द यहाँ पर यूज किया, इंटरवीनल क्लोरोसिस, 2 से 3 सेंटेंसेस में ये लिखा हुआ था। तो देख लीजिए इन पत्तों में इंटरवीनल क्लोरोसिस, वेन्स है यहाँ पे, वेन्स अभी भी ग्रीन है बट उनके बीच का जो एरिया है वो कैसा हो चुका है? येलो हो चुका है, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट का लॉस हो चुका है एंड दैट इज ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व कर लीजिए। लीव्स की जो मॉडलिंग है जरूर वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है शो, आप देख सकते हैं मॉडलिंग भी यहाँ पे। इस पत्ते को देखिए ध्यान से, आपको वहां छोटे छोटे येलो पैचेस नजर आ रहे होंगे जो कि थोड़े से ब्लर हैं, बट हाँ दे आर विजिबल। तो ये अगर इस तरीके के पैचेस दिख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज लीफ मॉडलिंग। जब कलर डिफरेंट कलर के, चाहे वो येलो कलर हो, व्हाइट कलर हो, ब्राउन हो, अगर उनके पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो दैट इज मॉटलिंग। नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है दैट विल बी अवेलेबल टू द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। न्यूट्रिएंट फंक्शंस क्या होंगे? क्लोरीन की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जहां पर वो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन में मदद करता है। नाउ अगेन, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन में ये कैसे मदद करेगा, मैकेनिज्म देखना फिलहाल हमारा काम नहीं है। ठीक है, हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी ऑक्सीजन इवॉल्व होता है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो देयर विच एलिमेंट इज गोइंग टू असिस्ट, विच एलिमेंट इज गोइंग टू हेल्प, तो दैट इज क्लोरीन। ओके, क्लोरीन जो है आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसी की वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी मेंटेन होती है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी हमें मेंटेन करना है प्लांट सेल के अंदर, तो देयर क्लोरीन इज गोइंग टू प्ले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, वाटर कंटेंट मेंटेन करता है प्लांट टिश्यूज के अंदर, एंड ऑब्वियसली यू नो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होना मतलब ही वाटर प्रेशर मेंटेन होना, क्योंकि ऑस्मोसिस इज ओनली लिक्विड डिफ्यूजन। ठीक है, क्लोरीन जो है ये आपको काफी सारे बैक्टीरिया फंगस में मिलेगा। देन फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको भी ये प्रिवेंट करके चलता है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल टेक ऑल डिजीज होता है जो वीट का, वहां पर हम यूज करते हैं क्लोरीन का, ताकि जो फंगल इन्फेक्शन है या जो फंगल डिजीज है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अगले होते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स, बहुत ही छोटे छोटे से सिम्टम्स यहाँ दिखाई देंगे। सबसे पहले तो अभी आपने फंक्शन देखा ऑस्मोटिक प्रेशर, आपने देखा कि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ये मेंटेन करके रखता है। तो ये दोनों प्रेशर अगर ज्यादा या कम हुए देन यू ऑल नो दैट दैट विल रिजल्ट इन विल्टिंग। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो डेफिशिएंसी सिम्टम विल्टिंग, दैट इज कंसर्न विद द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये कम या ज्यादा हुआ तो यहाँ पर टर्जिडिटी या फ्लैसिडिटी आती है, मालूम है? ठीक है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा हुआ था।
तो जब टर्जिडिटी फ्लैसिडिटी कम होगी, ज्यादा होगी, तो दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन ड्रूपिंग ऑफ द प्लांट पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज विल्टिंग। याद है या नहीं याद है? डोंट से कि नहीं याद है, क्योंकि ये हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था। ठीक है, ओके। पूनम इज हैविंग अ डाउट, fungus has chlorine, so how can we protect plants by using chlorine itself? Okay, now that is some other mechanism। पूनम देखो, फंगस की बॉडी में अगर क्लोरीन हो या ना हो, ठीक है, अभी हमने देखा कि फंगस और बैक्टीरिया में है, इसीलिए आपको ये डाउट आया। ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो हर एक लिविंग सिस्टम के अंदर सेल का जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम एंड क्लोरीन रहता ही। बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि उसके अंदर खुद क्लोरीन है तो वो क्लोरीन की डेफिशिएंसी को कैसे रोक सकता है, तो दैट इज कंसर्न विद सम डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है, फंगस जो होता है उसके अंदर क्लोरीन एक प्रॉपर अमाउंट में रिक्वायर्ड है, बट आप भूलिए मत कि अगर हमने उसको ज्यादा कर दिया तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है पूनम, कल की क्लास में हमने बात की थी, यहाँ पे अभी हम माइक्रो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो एलिमेंट्स को अगर आपने किसी भी कंडीशन में ज्यादा किया, इनफैक्ट आप अपनी बॉडी में भी देख लो, अगर आपने कुछ भी एलिमेंट जरूरत से ज्यादा ले लिया तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। तो दैट इज द थिंग जो कि यहाँ लॉजिक आपको लगाना है कि क्लोरीन ऑलरेडी फंगस में है, अब अगर उसको वो ज्यादा सप्लाई किया गया या प्लांट बॉडी में डेफिशिएंसी है, आपने उसको फंगस की बॉडी पे और अप्लाई कर दिया, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन इनसाइड फंगल बॉडी और वो उसके लिए टॉक्सिक हो सकता है। इसके अलावा क्लोरीन का काम ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना भी है। हो सकता है कि फंगस की बॉडी में से पूरा का पूरा फ्लूइड कंटेंट एब्जॉर्ब करके वो उसको सुखा दे। एनी टाइप ऑफ थिंग कैन हैपन। ठीक है, एनी टाइप ऑफ थिंग कैन हैपन। एडवर्स इफेक्ट किसी भी तरीके से आ सकता है इफ एक्सेस क्लोरीन इज सप्लाइड। ठीक है पूनम, अभी क्लियर हुआ व्हाट आई वांट टू से? ओके, अगली बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। जो डेफिशिएंसी जो है जनरली यहाँ क्यों होती है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो एटमॉस्फेयर एंड रेन वाटर में भी प्रेजेंट होगा, तो अगर एक्सेस हो गया प्लांट बॉडी के अंदर तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स वाला फंक्शन आप थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिएगा जब भी आप माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स का रोल देख रहे हो तो। All right. So this was all about the role and deficiency symptoms of the macro and micro essential elements। यहाँ पे हमने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम बात करेंगे अबाउट एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, एंड देन वी आर गोइंग टू डील विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू एंड, खत्म हो जाएगा। ठीक है,